आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट। पहले थिंकर से जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो है एम एन रॉय। क्योंकि अभी आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में मार्क्सिज्म वगैरह किया है, तो मार्क्स ग्राम्स्की के करने से क्या है कि आपका वो मार्क्सिज्म वाला थॉट प्रोसेस अभी क्योंकि माइंड में फ्रेश है, तो एम एन रॉय को हम पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इट्स रिलेटेड टू दैट। एम एन रॉय जो है, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि रॉय साहब जो थे वो बेसिकली एक मार्क्सिस्ट नहीं थे, बल्कि अगर हम रॉय साहब को देखें तो वो अपनी अर्ली लाइफ में एक रेडिकल ह्यूमनिस्ट भी नहीं थे। ये दो थ्योरीज से वैसे तो रॉय साहब एसोसिएटेड होते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि जो उनकी पॉलिटिकल जर्नी है वो स्टार्ट होती है इंडिया में नेशनल मूवमेंट के दौरान, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रही होती है एक रेवोल्यूशनरी पीरियड से। वो उस समय डीपली इंस्पायर होते हैं इंडिया की कॉलोनियल रियलिटी को लेकर, और वो ये देखते हैं कि जब वो बड़े हो रहे थे कि कैसे ब्रिटिश ने इंडिया में खास करके अपना कंट्रोल बनाया है, कैसे उन्होंने देखा कि ग्रेजुअली बंगाल एक एपिसेंटर बना अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरीज के लिए, और कैसे कि वहां पर अनुशीलन समिति, जुगंतर, इस प्रकार के ग्रुप्स वहां पर बने, और कैसे एक आर्म्ड रिबेलियन का आइडिया प्रपोज किया गया। राय साहब इन सारे ग्रुप्स के साथ जुड़े भी, और उनको भी एक बिलीफ बना कि देश में डायरेक्ट एक्शन प्लस सेक्रीफाइस से जो है फ्रीडम पाई जा सकती है। लेकिन एक चीज समझने की आवश्यकता है कि रॉय साहब जो थे वो कोई वायलेंट रिबेल नहीं थे, बल्कि रॉय साहब जो थे एक बड़े क्यूरियस किस्म के व्यक्ति थे, इंटेलेक्चुअली बड़े शार्प थे। उनको बंकिम चंद्र जी जो हैं बड़े इन्फ्लुएंशियल लगते थे। स्वामी विवेकानंद से भी उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन लिया। सबसे बड़ी बात है कि उनको वेस्टर्न फिलोसफी से भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। रॉय साहब बाहर ट्रैवल भी करने गए, इंडोनेशिया गए, जापान गए, यूएस गए, मेक्सिको गए। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया की प्रॉब्लम के लिए ग्लोबल सॉल्यूशंस निकालना। तो वो ये चाहते थे कि इंडिया में हम जो है बेसिकली कोई आइडियोलॉजी को अडॉप्ट ना करें, बल्कि एक ऐसा वर्ल्ड व्यू लाएं जिसमें नॉलेज प्लस फ्रीडम प्लस लिबरेशन फ्यूज्ड हो। ये चीज़ की तरफ से रॉय साहब का ओवरऑल असेसमेंट हमें देखने को समझ आता है। इस रीज़न से हम ये कहते हैं कि जो रॉय साहब थे वो रूटेड ज़रूर थे इन रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में। उनके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया एक पॉलिटिकली चार्ज्ड बंगाल ने, जो पॉलिटिकली चार्ज था उस समय। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1910 1917 वाले पीरियड में। रॉय साहब जो थे उस पीरियड में खास करके जो है इंस्पायर हो रहे थे इवेंट्स अपने आसपास को लेकर। रॉय साहब का सबसे बड़ी बात ये थी कि रॉय साहब के अंदर एक इंटेलेक्चुअल हंगर थी, और ये इंटेलेक्चुअल हंगर जो थी ये सिर्फ
एक रिवाइवल मूवमेंट के लिए नहीं थी कि पास्ट में जाके देखो, पास्ट में सब कुछ मिलेगा। रॉय साहब जो थे बड़े फॉरवर्ड लुकिंग व्यक्ति थे, क्योंकि उनका उद्देश्य ये था कि यार हर चीज़ पास्ट में नहीं होती, बल्कि एक ग्लोबलाइज्ड सोल्यूशन रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशन लाने की आवश्यकता है। जब रॉय साहब मेक्सिको गए, मेक्सिको में रॉय साहब ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देखा। ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो उन्होंने देखा, ये एक्सप्लॉयटेशन की वजह से उनका एक उत्सुकता बढ़ी कि हमें इसका सोल्यूशन लाना चाहिए। तो रॉय साहब ने कहा कि सोल्यूशन ढूंढने के लिए उनको मार्क्सिस्ट थ्योरी प्रभावित करी। सिमिलरली जब हम कहते हैं रॉय साहब के बारे में, तो एक चीज़ और भी जानने की आवश्यकता यहाँ पर ये है कि रॉय साहब ये नहीं कहते थे कि देखो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी चाहिए जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे। रॉय साहब ये भी नहीं कहते थे कि इंडिया को, जैसे हम पढ़ेंगे अभी औरोबिंदो के कॉन्टेक्स्ट में, कि औरोबिंदो चाहते थे कि भाई एक सिविलाइजेशनल हेरिटेज के बेसिस पे देश को बनना चाहिए। रॉय साहब ये कहते थे कि देखो इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़ी यूनिक हैं। उन प्रॉब्लम्स में जो रूट कॉज है, रूट प्रॉब्लम है, वो है यहाँ पर लैक ऑफ रैशनल एजुकेशन। तो रॉय साहब की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग थी। तो वो कहते थे कि लैक ऑफ रैशनल एजुकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस रीजन से रॉय साहब ने क्या बोला कि भाई हमें सॉल्यूशन में एक मॉडर्न रीजन बेस्ड पॉलिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता है। हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। तो यहाँ पर रॉय साहब का सॉल्यूशन कभी ये नहीं होता था कि जैसे वो मॉडरेट्स कहते थे कि भाई प्रेयर पिटीशन करो। रॉय साहब का सॉल्यूशन जो है स्वामी विवेकानंद की तरह स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला, या औरोबिंदो की तरह सिविलाइजेशनल हेरिटेज वाला भी नहीं था। तो उन्होंने ये कहना गलत नहीं होगा कि रॉय साहब जो है ही डिपार्टेड फ्रॉम स्पिरिचुअलाइज्ड नेशनलिज्म, प्रेजेंटेड आइडियोलॉजिकल रप्चर। क्योंकि उन्होंने एक ऐसे विचारधारा की बात करी जो अभी तक कोई कैप्चर नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कहा कि भाई सॉल्यूशन डजंट लाई इन सिविलाइजेशनल प्राइड और हिंदू मेटाफिजिक्स, वाइल ही नेवर डिस्काउंटेड देम। उन्होंने कभी इनको रिजेक्ट नहीं किया, बट उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन यहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन जो है आज की डेट में, एज पर स्कॉलर पार्था चैटर्जी जो है, जिनका बहुत प्रयोग करेंगे अभी हम रॉय साहब को समझने के लिए। तो पार्था चैटर्जी के मुताबिक रॉय साहब ने जो आइडिया दी वो ये कहा कि देखो सॉल्यूशन टू इंडियाज प्रॉब्लम्स लाइज इन आउटर डोमेन, नॉट इनर डोमेन। ये पॉइंट को समझ लो। आउटर डोमेन एंड नॉट इनर डोमेन का मतलब ये है कि अभी तक चर्चा हो रही थी इनर डोमेन की, स्पिरिचुअलाइज्ड नेशनलिज्म, सिविलाइजेशनल प्राइड, हिंदू मेटाफिजिक्स। ये सारी चीजें आपको इनर पैराडाइम से जोड़ती हैं। तो पार्था चैटर्जी कहते हैं कि रॉय साहब को कोई भी इनर डोमेन से मकसद नहीं था। उन्होंने कहा कि इंडिया की प्रॉब्लम जो है उसके सोल्यूशन है आउटर डोमेन में। आउटर डोमेन में मतलब कि उन्होंने बोला कि भाई आज की डेट में हमें इम्ब्रेस करना पड़ेगा व्हाट इज कॉल्ड एज ग्लोबल आउटलुक, और एक क्रिटिकल थॉट। जब हमने एक ग्लोबल आउटपुट और एक क्रिटिकल थॉट अपना लिया तो हमें मिलेगा एक नेशनल इमेंसिपेशन। नेशनल इमेंसिपेशन। तो यहाँ पर वो रैशनैलिटी को एम्ब्रेस करवाना चाहते थे। और ये यूनिक इसलिए है क्योंकि देखो रॉय साहब जो है वो वैसे तो इंस्पायर्ड हुए हमारे नेशनल मूवमेंट से।
वो भी रेवोल्यूशनरी फेज से। तो जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट से उनसे इंस्पायर होके भी रैशनैलिटी की बात करना, और ये रैशनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने पहले मार्क्सिज्म का सहारा लिया, लेकिन जब वो मार्क्सिज्म से डिसल्यूशन हो गए तो फिर उन्होंने एक ह्यूमनिस्ट एवोल्यूशन किया। ये दोनों चीजें हम देखेंगे अभी जब रॉय साहब को पढ़ेंगे। तो रैशनैलिटी पे उनका फोकस था। चीज समझ रहे हो आप? अब आप देखो यहाँ पर शिव नारायण रॉय करके एक स्कॉलर हैं। वो कहते हैं कि रॉय साहब जो थे वो एक फाइटर विद अ गन नहीं थे, जैसे जनरल रेवोल्यूशनरीज थे, बट वो थे एक थिंकर विद अ रेस्टलेस माइंड। पहली बात तो। दूसरा, रॉय साहब जो थे, ही वॉज ओपन टू लर्न फ्रॉम एनी वन। ये बड़ी एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है यार, कि आप किसी से भी, खास करके जो आपसे कमजोर है, आपसे हल्के वर्ग का है, आप उससे भी सीखने के लिए रेडी हो। इस रीजन से वो एक वाइड एनालिसिस वाले व्यक्ति थे। इसी रीजन से आप देखो रॉय साहब के बारे में बिपिन चंद्रा ने क्या बोला। रॉय साहब के बारे में बिपिन चंद्रा ने बोला कि भाई बंगाल एक ब्रीडिंग ग्राउंड था रेवोल्यूशनरीज के लिए, लेकिन इस ब्रीडिंग ग्राउंड में रॉय साहब जो थे अपने, वो ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई थे। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाओ कि रेवोल्यूशनरीज में भी, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म में भी रॉय साहब का दर्जा कितना ऊपर था। सुमित सरकार ने भी यही चीज को आइडेंटिफाई किया, और सुमित सरकार ने भी ये बात बोली कि जब हम रॉय साहब को देखते हैं रेवोल्यूशनरीज के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो रॉय साहब हैं वो बेसिकली एक सिंथेसिस थे। हेगल वाला सिंथेसिस नहीं, बट सिंथेसिस ऑफ एक्शन एंड इंटेलेक्चुअलिटी। सिंथेसिस ऑफ एक्शन एंड इंटेलेक्चुअलिटी, ये उनकी अप्रोच थी। इसी रीजन से आप देखो कि जब अपन बात करते हैं फिर से पार्था चैटर्जी की, तो पार्था चैटर्जी साहब कहते हैं कि देखो जो अपने रॉय साहब थे, इनका था एक नेशनलिस्ट थॉट, जो ये अपनाना चाहते थे कॉलोनियल वर्ल्ड में। और यहाँ पर रॉय साहब जो थे उन्होंने अपनाने के टाइम पे रिजेक्ट किए रिलीजियस डॉगमास को, जो उस टाइम बड़े पॉपुलर हो रहे थे। क्योंकि जो रेवोल्यूशनरीज थे, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो आज की डेट में इंस्पिरेशन प्राप्त कर रहे थे इस चीज़ को लेकर कि भाई हम रिलीजियस डॉगमा एक जो है उसमें से कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी इम्पल्स और वायलेंस को ट्रेस करें। लेकिन रॉय साहब जो थे उन्होंने इस रिलीजियस डॉगमा को रिलीव यहाँ पे रिजेक्ट करके, किसी भी प्रकार के स्पिरिचुअल डॉगमा को रिजेक्ट करके, सारा गेम खेला केवल और केवल रैशनैलिटी पे। तो ही वॉज अ रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट। सिमिलरली आप देखो शोभन लाल दत्ता गुप्ता, उन्होंने ये कहा कि जो रॉय साहब थे वो जो इंटरनेशनल ट्रेवल्स उन्होंने इतने सारे किए, इस इंटरनेशनल ट्रेवल्स की वजह से क्या हुआ कि वो इंटेलेक्चुअली जो है ग्लोबल कैपिटलिज्म के एक क्रिटिक बन गए। क्योंकि जितनी जगह पर जाकर उन्होंने देखा इस चीज को कि भाई कैपिटलिज्म से प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ ही रही है, घट नहीं रही। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो ग्लोबल एक कैपिटलिज्म के क्रिटिक बने, जिसकी वजह से उनका मार्क्सिज्म की ओर ड्रिफ्ट हुआ।
लेकिन मैं फिर आपको बोलूंगा कि वो मार्क्सिज्म तक हमेशा मार्क्सिज्म में परमानेंट नहीं रहे। ही इवेंचुअली ड्रिफ्टेड टुवर्ड समथिंग दैट ही कंसेप्चुअलाइज्ड विच इज अ यूनिक आइडिया कॉल्ड रेडिकल ह्यूमनिज्म। देखेंगे वो क्या है अभी। बट रेवोल्यूशनरी आइडिया से स्लिप होके मार्क्सिज्म की ओर आना ही एक बहुत बड़ी चीज थी। तो इस नजरिए से हम लोग पहली बात तो रॉय साहब को देखते हैं यहाँ पर जी। ठीक है। तो ये रॉय साहब की शुरुआत है। अब रॉय साहब को हम लोग इसके बाद अब डीपली स्टडी करेंगे इस ब्रीफ बैकग्राउंड के बेसिस पे। ठीक है जी। तो आई बिलीव अब आपको रॉय साहब का ये जो ओवरऑल आइडिया था ये क्लियर हो गया होगा। तो रॉय साहब हम इसलिए कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि भाई हम लोगों ने क्योंकि अभी मार्क्सिज्म वगैरह किया है, तो मार्क्सिज्म करने की वजह से रॉय साहब जो है करने के लिए आसान होंगे, समझने के लिए आपके लिए आसान होंगे यहाँ पे। ठीक है जी। चलो।